जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। चलिए हम लोग शुरू करेंगे आज रेलवे सामान्य विज्ञान का आज हम लोग का 11वां क्लास होगा और 10 क्लास हम लोग का हो गया। 10 क्लास में लगभग 60 प्लस मॉडल सेट कवर हो गया। तो चलिए हम लोग आज 11वां क्लास करेंगे। चलिए शुरू करते हैं। 11वां क्लास मॉडल सेट नंबर 64 है। 64 का पहला प्रश्न आप लोगों के सामने है। क्या है पहला प्रश्न? पहला प्रश्न है परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत। परमाणु बम का कार्यकारी सिद्धांत यूरेनियम का नाभिकीय विखंडन है और हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत क्या है। यानी कि यहाँ पर है परमाणु बम जो है इसका कार्यकारी सिद्धांत जो है यूरेनियम के नाभिकीय विखंडन पर आधारित है। क्या है? विखंडन पर आधारित है। तो हाइड्रोजन बम का कार्यकारी सिद्धांत किस पर आधारित है? आंसर क्या हो जाएगा इसका आंसर हो जाएगा ड्यूटेरियम के नाभिकीय संलयन पर। यानी कि हाइड्रोजन बम नाभिकीय संलयन पर आधारित होता है और परमाणु बम जो होता है नाभिकीय विखंडन पर आधारित होता है। ड्यूटेरियम यानी कि हाइड्रोजन का समस्थानिक है ड्यूटेरियम। चलिए अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन होता है? सड़क पर चलने की अपेक्षा बर्फ पर चलना क्यों कठिन होता है? क्योंकि बर्फ का जो घर्षण होता है वो बहुत ही कम होता है। बर्फ का घर्षण बहुत कम होता है जिसके कारण सड़क की अपेक्षा उस पर चलना मुश्किल होता है। अगला प्रश्न है उच्च तापमान को नापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? उच्च तापमान को मापने के लिए किस यंत्र का प्रयोग करते हैं? आंसर क्या हो जाएगा? पायरोमीटर का प्रयोग करते हैं उच्च तापमान को मापने के लिए। अगला प्रश्न है प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम ताप निर्भर करेगा। प्रेशर कुकर के अंदर उच्चतम ताप जो होता है वो निर्भर क्या करता है? ऊपर का जो छिद्र होता है उसके क्षेत्रफल पर उस पर रखे गए वजन पर निर्भर करता है। यानी कि कुकर के ऊपर जो सीटी होता है, सीटी के अंदर जो छिद्र होता है उस पर कितना वजन रखा गया है, कितने वजन का सीटी है, उस पर निर्भर करता है प्रेशर कुकर के अंदर का उच्चतम तापमान। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है विद्युत उपकरण में अर्थ का उपयोग क्यों होता है? यानी कि विद्युत उपकरण में अर्थिंग जो लगाते हैं, अर्थिंग का प्रयोग क्यों करते हैं? सुरक्षा के लिए अर्थिंग का उपयोग करते हैं। अगला प्रश्न है वायुमंडल में प्रकाश के विसरण का कारण क्या है? वायुमंडल में प्रकाश का जो विसरण होता है उसका कारण क्या है? विसरण का कारण क्या है? धूलकण। वायुमंडल में उपस्थित धूलकण विसरण का कारण है। अगला प्रश्न है जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब तक प्रकाश का रंग कैसा हो जाता है? जब लाल, नीले तथा हरे प्रकाश का पुंज एक स्थान पर पड़ता है तब प्रकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? आंसर क्या हो जाएगा? सफ़ेद हो जाएगा। यानी कि लाल, नीला और हरा प्रकाश मिलाने से सफ़ेद प्रकाश बनता है। अगला प्रश्न है पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए क्या प्रयोग किया जाता है? पवन के बल एवं वेग के मापन के लिए एनीमोमीटर, यानी कि एनीमोमीटर इसे कहते हैं, एनीमोमीटर का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है त्रिविमीय यानी कि 3 डायमेंशनल चित्र किसके द्वारा लिया जाता है? तो 3 डायमेंशनल जो चित्र लिया जाता है वह होलोग्राफी के द्वारा लिया जाता है, होलोग्राफी के द्वारा। अगला प्रश्न है रेफ्रिजरेटर में थर्मोस्टेट का क्या कार्य होता है? तो रेफ्रिजरेटर में जो थर्मोस्टेट लगा होता है उसका कार्य होता है एक समान तापमान को बनाए रखना। यानी कि तापमान जो है उसमें परिवर्तन नहीं होना, एक समान तापमान को बनाए रखना उसका कार्य होता है। अगला प्रश्न है दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते। दूरदर्शन के संकेत एक निश्चित दूरी के बाद नहीं मिल सकते। क्यों? पृथ्वी की सतह वक्राकार होता है, इसीलिए पृथ्वी का जो सतह है वह वक्राकार होता है। अगला प्रश्न है तेल जल के तल पर फैल जाता है, क्यों? तेल जो है जल के तल पर क्यों फैल जाता है? क्योंकि तेल का पृष्ठ तनाव जो है वह पानी से कम होता है। तेल का पृष्ठ तनाव पानी से कम होता है, इसके लिए वह ऊपर फैल जाता है सतह पर। अगला प्रश्न है जब 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है, 0 से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म किया जाता है तब जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जल के आयतन पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आंसर क्या हो जाएगा इसका? पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा।
पहले घटेगा उसके बाद बढ़ेगा, यानी कि पहले घटते घटते आयतन न्यूनतम हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, उसके बाद 4 डिग्री सेल्सियस के बाद उसका तापमान जो है वह बढ़ने लगेगा। और घनत्व क्या होगा, घनत्व पहले बढ़ेगा और अधिकतम हो जाएगा, उसके बाद घटने लगेगा। 4 डिग्री सेल्सियस पर घनत्व क्या होता है, अधिकतम होता है, 4 डिग्री सेल्सियस पर अधिकतम होता है। और आयतन क्या होता है, आयतन न्यूनतम होता है। अगला प्रश्न है, जाड़े की रातों में अत्यधिक ठंड पड़ने पर पानी की पाइप फट जाती है, क्यों? क्योंकि पानी जो है जमने के बाद पानी का आयतन बढ़ जाता है, पानी जमने के बाद उसका आयतन बढ़ जाता है, जिसके कारण पाइप फट जाता है। अगला प्रश्न देखेंगे, अगला मॉडल सेट है 65 नंबर मॉडल सेट। पैंसठ नंबर मॉडल सेट है, पास्कल किसका इकाई है? पास्कल जो है वह किसका ऐसा इकाई है, दाब की इकाई है पास्कल। अगला प्रश्न है, जल का वाष्प में परिवर्तन क्या कहलाता है? जल का वाष्प में परिवर्तन भौतिक परिवर्तन कहलाता है, भौतिक परिवर्तन। और जल का वाष्प में परिवर्तन वाष्पीकरण कहलाता है। और अगर भौतिक और रासायनिक में पूछे तो भौतिक परिवर्तन हो जाएगा, क्योंकि जल से अगर कुछ भी बनाए, जल से अगर वाष्प बनाए या बर्फ बनाए, फिर भी वह अपने अवस्था में आ सकता है, इसीलिए भौतिक परिवर्तन होगा। अगला प्रश्न है, क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग कहाँ पर होता है? क्रायोजेनिक इंजन का प्रयोग रॉकेट प्रौद्योगिकी में किया जाता है। अगला प्रश्न है, समुद्र की गहराई किस यंत्र द्वारा मापी जाती है? तो आप लोगों को पता होगा कि समुद्र की गहराई जो है वह फैदोमीटर में मापा जाता है, फैदोमीटर में। अगला प्रश्न है, लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक क्या होता है? लेंस की क्षमता का एसआई मात्रक डायोप्टर होता है। क्या होता है? डायोप्टर होता है। अगला प्रश्न है, लेंस की फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? तो लेंस की क्षमता अगर पूछे तो डायोप्टर में मापा जाता है, और लेंस की फोकस दूरी का मात्रक क्या होता है? तो ये भी क्या होता है? डायोप्टर होता है, डायोप्टर। अगला प्रश्न क्या है, दाब कम होने पर ध्वनि की चाल में कैसा परिवर्तन होता है? तो ध्वनि जो होता है, ध्वनि पर दाब का कोई प्रभाव नहीं रहता है। क्या होता है? अप्रभावित रहता है, अप्रभावित। अगला प्रश्न है, किस सामान्य यंत्र की सहायता से प्राश्रव्य तरंग उत्पन्न की जा सकती है? प्राश्रव्य तरंग उत्पन्न की जा सकती है किसके द्वारा? आंसर क्या हो जाएगा? सोनार के द्वारा प्राश्रव्य तरंग उत्पन्न की जा सकती है। अगला प्रश्न है, किरचॉफ के नियम से आप क्या समझते हैं? तो किरचॉफ का नियम क्या कहता है कि अच्छा उत्सर्जक जो होता है, उत्सर्जक वो अच्छा अवशोषक होता है, यानी कि कोई वस्तु जितना अच्छा उत्सर्जक होता है उतना ही अच्छा अवशोषक होता है। अगला प्रश्न, कान व गले के आंतरिक भागों को जांच करने के लिए, यानी कान और गले के आंतरिक भाग की जांच करने के लिए चिकित्सक जो है, चिकित्सक यानी डॉक्टर जो है वह किस प्रकार के दर्पण का प्रयोग करता है? आंसर क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण, यानी कि अवतल दर्पण का प्रयोग चिकित्सक के द्वारा किया जाता है कान, गले, नाक ये सब के इलाज में। अगला प्रश्न है, घरों में पंखा, बल्ब इत्यादि उपकरण किस क्रम में लगाए जाते हैं? यानी कि घरों में जो बिजली का जो सप्लाई होता है वह किस क्रम में होता है? समानांतर क्रम में होता है। अगला प्रश्न है, पॉजिट्रॉन की खोज किसने किया था? पॉजिट्रॉन की खोज एंडरसन ने किया था। एंडरसन ने पॉजिट्रॉन की खोज किया था। और पॉजिट्रॉन जो है वह क्या है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। क्या है? इलेक्ट्रॉन का प्रतिकण है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी द्वारा सूर्य का चक्कर लगाने में किया गया कार्य कितना होगा? यानी कि पृथ्वी जो है वह सूर्य की चक्कर लगाता है, और चक्कर लगाने का मतलब है कि वह एक स्थान से जाकर फिर दूसरा स्थान पर रिपीट हो जाएगा। और विस्थापन जो होगा, बल बराबर क्या होता है? कार्य जो होता है, कार्य बराबर होता है बल गुना विस्थापन। तो विस्थापन जब तक नहीं होगा बल की दिशा में, तब तक कोई कार्य नहीं माना जाता है। तो यहाँ पर क्या है? बल तो लग रहा है, लेकिन विस्थापन जो है, विस्थापन जब यह वृत्ताकार चक्कर लगाएगा ऐसे करके, तो जहाँ से स्टार्ट किया वहीं पर आ जाएगा, तो क्या हो जाएगा? शून्य हो जाएगा विस्थापन। और जब विस्थापन यहाँ शून्य हो जाएगा तो बल भी शून्य हो जाएगा, और यहाँ पर क्या हो जाएगा? कार्य शून्य हो जाएगा। आंसर क्या हो जाएगा? शून्य। अगला प्रश्न, सर्वप्रथम प्राश्रव्य तरंग डाल्टन द्वारा किस यंत्र से उत्पन्न किया गया था? तो सर्वप्रथम जो प्राश्रव्य तरंग उत्पन्न किया गया था वह किसके द्वारा? डाल्टन के सीटी के द्वारा उत्पन्न किया गया था। अगला प्रश्न है, साबुन के बुलबुले किस कारण से रंगीन दिखाई पड़ते हैं? तो साबुन के बुलबुले जो है वह रंगीन व्यतिकरण के कारण दिखाई देते हैं, व्यतिकरण के कारण।
अगला प्रश्न है सूर्य के सबसे समीप स्थित तारा कौन सा है? सूर्य के सबसे नज़दीक का तारा कौन सा है? प्रोक्सिमा सेंचुरी, प्रोक्सिमा सेंचुरी। अगला प्रश्न है उपग्रहों में ऊर्जा कैसे उत्पन्न की जाती है? यानी कि उपग्रह में जो ऊर्जा उत्पन्न होती है वह किसके द्वारा? सौर सेल के द्वारा, सौर सेल के द्वारा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है 66 नंबर मॉडल सेट से। क्या है? कमरे में रखे रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा खोलने पर कमरे का तापमान जो है उसमें क्या परिवर्तन होता है? तो रेफ्रिजरेटर का दरवाज़ा अगर खोल देते हैं तो कमरा में ताप जो है वह बढ़ जाता है। क्या होता है? ताप बढ़ जाता है। अगला प्रश्न है विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक क्या है? यानी कि विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक जो तत्व है या धातु है कौन सा है? चांदी है। चांदी विद्युत का सबसे अच्छा सुचालक है। अगला प्रश्न है पानी के बुलबुला हवा में किस लेंस की तरह कार्य करता है? तो पानी का बुलबुला जो है वह किस लेंस की तरह कार्य करता है? अवतल लेंस की तरह, अवतल लेंस की तरह कार्य करता है पानी में। अगला प्रश्न है किस यंत्र के द्वारा विद्युत धारा मापी जाती है? तो विद्युत धारा जो है आमीटर में मापा जाता है। इसमें आमीटर में विद्युत धारा को मापा जाता है। अगला प्रश्न है भारतीय विज्ञान संस्थान यानी कि इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस कहाँ पर स्थित है? आंसर क्या हो जाएगा? बेंगलोर, बेंगलोर में स्थित है। अगला प्रश्न है आर्द्र या जलवाष्प मिली वायु का घनत्व, आर्द्र या जलवाष्प मिली वायु का घनत्व शुष्क वायु की तुलना में कैसा होता है? तो शुष्क वायु की तुलना में शुष्क वायु का घनत्व जो है वह अधिक होता है। शुष्क वायु का घनत्व क्या होता है? अधिक होता है। और जलवाष्प मिली वायु का घनत्व कम होता है। अगला प्रश्न है जब किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब बढ़ता जाता है तो वह किस प्रकार का दर्पण है? यानी कि किसी वस्तु को दर्पण से दूर ले जाने पर प्रतिबिंब अगर बढ़ता जाता है तो वह किस प्रकार का दर्पण है? क्या हो जाएगा इसका आंसर? इसका आंसर हो जाएगा अवतल दर्पण। क्या हो जाएगा? अवतल दर्पण। अगला प्रश्न समस्थानिक परमाणु में इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन में क्या संबंध होता है? समस्थानिक जो होता है उसमें परमाणु क्रमांक जो होता है वो समान रहता है, लेकिन परमाणु द्रव्यमान जो होता है वो भिन्न होता है। तो इसमें क्या होगा? इलेक्ट्रॉन और प्रोटॉन दोनों समान होगा। इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या समान, परंतु न्यूट्रॉन की संख्या जो है वह भिन्न होगा, क्योंकि द्रव्यमान की संख्या जो बदलता है वह न्यूट्रॉन पर निर्भर रहता है। न्यूट्रॉन बढ़ेगा तो द्रव्यमान संख्या भी बढ़ेगा। अगला प्रश्न है ठंडे प्रदेश में झीलों का जल जम जाने के बाद भी झील के नीचे के जल का तापमान कितना रहता है? यानी कि ठंडे प्रदेशों में झील जो होता है वह जम जाने के बाद भी उसके नीचे के जल का तापमान कितना रहता है? 4 डिग्री सेल्सियस, 4 डिग्री सेल्सियस। अगला प्रश्न है भूस्थिर उपग्रह का परिक्रमण काल कितना होता है? यानी कि भूस्थिर उपग्रह जो है उसका परिक्रमण काल कितना, एक परिक्रमण करने में कितना समय लगता है? 24 घंटा लगता है। अगला प्रश्न है जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर पर क्या प्रभाव पड़ेगा? जैसे जैसे वस्तु ठंडी होती जाएगी उसके ठंडे होने की दर जो है वह घटता जाएगा, यानी कि कम होते जाएगा। अगला प्रश्न है यदि किसी तार की त्रिज्या आधी कर दी जाए तो उसका प्रतिरोध पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो क्या होता है? V बराबर होता है IR। क्या यहाँ त्रिज्या आधी कर दिया जाए तो उसका प्रतिरोध पर, तो R बराबर क्या होता है? R बराबर होता है रो इंटू L बाई A होता है। यानी कि L हो गया लंबाई और A जो हो गया एरिया हो गया। तो एरिया वृत्ताकार होता है तार, तो उसका जो क्षेत्रफल होता है πr² होता है। तो R क्या है? त्रिज्या आधी कर दी जाए, यानी आधी अगर कर देंगे 1/2 हो जाएगा और ये स्क्वायर हो जाएगा। πr² होता है तो क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा, ऊपर चला जाएगा 4, कितना हो जाएगा प्रतिरोध? 4 गुना। इसका आंसर थोड़ा रॉन्ग लग रहा है, इसका आंसर सही नहीं है। क्या हो जाएगा? 4 गुना हो जाएगा। प्रतिरोध इसका क्या हो जाएगा? 4 गुना। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री किस प्रकार के घड़ी का प्रयोग करते हैं? तो उपग्रह में समय ज्ञात करने के लिए अंतरिक्ष यात्री जो है वह स्प्रिंग घड़ी का प्रयोग करते हैं, स्प्रिंग घड़ी का। अगला प्रश्न है कांच को कैसे प्राप्त किया जाता है?
तो कांच जो है वह सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर प्राप्त होता है। कांच जो है वह सोडियम कैल्शियम का कार्बोनेट को सिलिका के साथ गर्म करने पर प्राप्त किया जाता है। 67 नंबर मॉडल सेट है। पहला प्रश्न है इसका, पुच्छल तारा यानी कि कॉमेट्स पुच्छल तारा कितने वर्षों पर दिखाई देता है? पुच्छल तारा जो है वह 76 वर्षों पर दिखाई देता है। 76 वर्षों पर दिखाई देता है। अगला प्रश्न है, रेगुलेटर को परिपथ में क्यों जोड़ा जाता है? यानी कि विद्युत परिपथ में रेगुलेटर को क्यों जोड़ा जाता है? धारा नियंत्रक का कार्य करने के लिए, धारा नियंत्रण का कार्य करने के लिए। अगला प्रश्न है, किस रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होता है? आंसर क्या हो जाएगा? लाल रंग का तरंगदैर्घ्य सबसे अधिक होगा और सबसे कम किसका हो जाएगा? बैगनी का सबसे कम होता है। अगला प्रश्न है, सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही समान चाल से चलती है, इसका चाल किसके बराबर होता है? सभी विद्युत चुंबकीय तरंग एक ही समान चाल से चलता है, इस चाल का यह चाल जो है वह किसके बराबर होता है? प्रकाश की चाल के बराबर होता है। सभी विद्युत चुंबकीय तरंग यानी कि जितने भी विद्युत चुंबकीय तरंग है वह सभी समान चाल से चलता है, एक समान चाल से चलता है और इसका चाल जो है वह प्रकाश की चाल के बराबर होता है। 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। कितना होता है? 3 लाख किलोमीटर प्रति सेकेंड। अगला प्रश्न है, 100 वाट व 200 वाट के दो बल्बों को समानांतर क्रम में जोड़ने पर कौन अधिक प्रकाश देगा? यानी कि 100 वाट और 200 वाट के दो बल्ब को समानांतर क्रम में जोड़ने पर, अलग अलग जोड़ने पर कौन सा अधिक प्रकाश देगा? तो आंसर क्या हो जाएगा? 200 वाट वाला बल्ब जो होगा वह अधिक प्रकाश देगा। 200 वाट वाला बल्ब जो है वह अधिक प्रकाश देगा। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है, कौन सी तरंग ठोस, द्रव और गैस सभी माध्यम में उत्पन्न की जा सकती है? तो अनुदैर्घ्य तरंग जो है, अनुदैर्घ्य तरंग यह ठोस, द्रव, गैस तीनों में उत्पन्न की जा सकती है, तीनों में उत्पन्न की जा सकती है। और ध्वनि जो है वह क्या है? ध्वनि अनुदैर्घ्य तरंग है। अगला प्रश्न है, ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम किसके संरक्षण को प्रदर्शित करता है? तो ऊष्मागतिकी का प्रथम नियम जो है वह ऊर्जा संरक्षण पर आधारित है। अगला प्रश्न है, चंद्रमा तल से आकाश का रंग कैसा दिखाई देता है? तो चंद्रमा के तल से आकाश का रंग जो है वह काला दिखाई देता है। क्या हो जाएगा? काला। अगला प्रश्न है, पृथ्वी का द्रव्यमान लगभग कितना होता है? तो पृथ्वी का द्रव्यमान कितना होता है? 5.972 यानी कि लगभग में कह सकते हैं 6 गुना 10 के पावर 24 kg। 6 गुना 10 के पावर 24 kg। अगला प्रश्न है, किस प्रकार के प्रतिबिंब को पर्दे पर उतारा जा सकता है? तो पर्दे पर जो प्रतिबिंब उतारा जा सकता है वो कैसा होता है? वास्तविक प्रतिबिंब होता है। वास्तविक होगा और उल्टा होगा। अगला है, अर्धचालक पदार्थों की वैद्युत चालकता ताप बढ़ने पर क्या होता है? यानी कि अर्धचालक जो है उसका वैद्युत चालकता जो होगा ताप बढ़ाने पर क्या परिवर्तन होता है? उसमें क्या हो जाएगा? आंसर बढ़ जाएगा। चालकता जो है वह बढ़ जाएगा ताप बढ़ाने से। अगला प्रश्न है, वायुयान की चाल व ध्वनि की चाल के अनुपात को क्या कहते हैं? तो वायुयान और ध्वनि के चाल के अनुपात को मैक संख्या कहते हैं। अगला प्रश्न है, समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना पूरा प्रतिबिंब देखने के लिए दर्पण की लंबाई कम से कम कितनी होनी चाहिए? तो समतल दर्पण में व्यक्ति को अपना पूरा लंबाई देखने के लिए व्यक्ति जो है उसके लंबाई की आधी होनी चाहिए। दर्पण की लंबाई व्यक्ति की लंबाई की आधी होनी चाहिए। अगला प्रश्न है, तारों का जीवन काल किस पर निर्भर करता है? तो तारों का जीवन काल जो है उसके ताप और द्रव्यमान पर निर्भर करता है। अगला प्रश्न है, पृथ्वी की आयु ज्ञात करने में किनका प्रयोग करते हैं? तो पृथ्वी की आयु ज्ञात करने के लिए यूरेनियम डेटिंग विधि का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, 68 नंबर मॉडल सेट का, घरों में उपयोग किए जाने वाले विद्युत ऊर्जा को किस इकाई में मापा जाता है? तो घरों में जो बिजली सप्लाई होता है वह लगाया जाता है किसमें? समानांतर क्रम में लगाया जाता है और उसका जो मापन किया जाता है वह किसमें? किलोवाट घंटा में उसका मापन किया जाता है। अगला प्रश्न है, परमाणु उदासीन क्यों होता है?
परमाणु उदासीन होने का कारण है कि इलेक्ट्रॉन व प्रोटॉन की संख्या बराबर होने के कारण, यानी कि इलेक्ट्रॉन जो होता है ऋणावेश होता है और प्रोटॉन धनावेश होता है बराबर बराबर। तो ये दोनों जब मिलता है तो क्या हो जाता है, उदासीन हो जाता है, क्योंकि उसमें न्यूट्रॉन जो रहता है क्या होता है, आवेशहीन रहता है। अगला प्रश्न है लेजर शब्द का संक्षिप्त रूप क्या होगा। लेजर शब्द का संक्षिप्त रूप, लेजर यानी कि एल से हो जाएगा लाइट, ए से हो जाएगा एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। क्या हो जाएगा, लाइट एम्प्लीफिकेशन बाय स्टिमुलेटेड इमिशन ऑफ रेडिएशन। अगला प्रश्न है समुद्र की दूरी मापने की इकाई क्या है, नॉटिकल मील। समुद्र की दूरी मापने के लिए इकाई क्या है, नॉटिकल मील। अगला प्रश्न है प्राश्रव्य तरंगों को कौन से दो जीव है जो सुन सकते हैं। प्राश्रव्य तरंग को कौन से जीव सुन सकते हैं, कुत्ता और चमगादड़। और मनुष्य जो है वह श्रव्य ध्वनि तरंग को सुन सकते हैं, श्रव्य ध्वनि तरंग को सुन सकते हैं। अगला प्रश्न है ध्वनि की चाल किस माध्यम में सबसे कम होती है। आंसर क्या हो जाएगा, गैस, यानी कि गैसीय माध्यम में ध्वनि की चाल सबसे कम होगी और ठोस में सबसे अधिक, ठोस माध्यम में क्या होगा, सबसे अधिक हो जाएगा। अगला प्रश्न है गाड़ी में कार्बोरेटर का क्या कार्य होता है। तो गाड़ी में कार्बोरेटर जो होता है पेट्रोल तथा हवा के मिश्रण को बनाने का कार्य करता है, पेट्रोल और हवा के मिश्रण बनाने में कार्य करता है। अगला है स्पुतनिक 2 की सहायता से अंतरिक्ष में भेजा जाने वाला पहला जानवर कौन सा है। यानी कि स्पुतनिक 2 के द्वारा अंतरिक्ष यान है स्पुतनिक 2 जिसके द्वारा अंतरिक्ष में भेजा गया था पहला जानवर कौन सा है, लाइका नामक क्या है, लाइका नामक कुत्ता है, लाइका नामक कुत्ता को भेजा गया था। अगला प्रश्न है बिना उपग्रह वाले 2 ग्रह प्रमुखतः कौन से हैं। यानी कि बुध और शुक्र जो है इसका कोई भी उपग्रह नहीं है। और सर्वाधिक उपग्रह की अगर बात करें तो सर्वाधिक उपग्रह शनि का है, शनि का सर्वाधिक उपग्रह है। और मंगल का कितना उपग्रह है, मंगल का 2 उपग्रह है, बुध और शुक्र का कोई उपग्रह नहीं है। अगला प्रश्न है किसी पिंड का भार सबसे अधिक कहाँ पर होता है। तो किसी पिंड का भार जो है वह ध्रुव पर अधिकतम होता है और विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा, न्यूनतम हो जाएगा। विषुवत रेखा पर क्या हो जाएगा, न्यूनतम। और केंद्र में अगर पूछे, केंद्र में क्या हो जाएगा, शून्य हो जाएगा, केंद्र में शून्य हो जाएगा। अगला प्रश्न है लिफ्ट में व्यक्ति का भार कब अधिक होता है। तो लिफ्ट में जब हम नीचे से ऊपर जाते हैं तो भार अधिक प्रतीत होता है और ऊपर से नीचे आने पर भार जो है वह कम प्रतीत होता है जब लिफ्ट ऊपर की ओर त्वरण से गमन करती है, यानी गति करती है। अगला प्रश्न किसी पिंड का वेग दोगुना होने पर उसकी गतिज ऊर्जा पर क्या प्रभाव पड़ती है। किसी पिंड का वेग अगर दुगुना कर देंगे तो गतिज ऊर्जा क्या हो जाएगा, 4 गुना हो जाएगा, क्योंकि गतिज ऊर्जा बराबर क्या होता है, ½ mv² होता है, mv²। तो ये वेग को अगर दोगुना करेंगे तो उसका वर्ग हो जाएगा, 2 का क्या हो जाएगा, 4 हो जाएगा, 4 गुना। अगला प्रश्न है नदी में तैरता जलयान जब समुद्र में जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है। यानी कि नदी में तैरता हुआ जलयान समुद्र में जाता है तो उसकी स्थिति क्या होती है, वह थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। क्या हो जाएगा, थोड़ा सा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है, यानी कि उठ जाता है, प्रतीत नहीं, उठ ही जाता है। अगला प्रश्न है वर्षा की बूंदें गोल होने का क्या कारण है। तो वर्षा की बूंद जो है वो गोलाकार दिखाई देता है, क्यों, पृष्ठ तनाव के कारण गोलाकार होता है। अगला प्रश्न है कोई उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर अंतरिक्ष में कब जाएगा। कोई उपग्रह पृथ्वी के गुरुत्वाकर्षण से दूर अंतरिक्ष में कब जाएगा, यानी कि पृथ्वी का जो पलायन वेग होता है वह कितना होता है। यहाँ पर डायरेक्ट पूछा गया है कि पृथ्वी का पलायन वेग क्या होता है। इसका पलायन वेग जो होता है 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है, 11.2 किलोमीटर प्रति सेकेंड होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला प्रश्न है आपेक्षिक घनत्व का मात्रक क्या होता है। तो आपेक्षिक घनत्व का कोई मात्रक नहीं होता है, क्या होता है, यह मात्रकहीन होता है। अगला प्रश्न देखेंगे। अगला मॉडल सेट है 69।
69 देखेंगे क्या है, हाइड्रोलिक। हाइड्रोलिक यानी कि द्रव चालित, हाइड्रोलिक प्रेस द्रव चालित ब्रेक किस सिद्धांत पर कार्य करता है? तो हाइड्रोलिक ब्रेक जो होता है वह किस सिद्धांत पर कार्य करता है? पास्कल के सिद्धांत पर, पास्कल के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, यदि बैरोमीटर की रीडिंग एकाएक गिर जाए तो किसका संकेत होता है? तो बैरोमीटर का पारा जो है एकाएक यानी कि उसका रीडिंग एकाएक गिर जाने पर क्या होता है? मौसम में आंधी तूफान आने का संकेत देता है। मौसम जो होता है आंधी तूफान आने का संकेत देता है। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक गिरावट किसका संकेत देता है? यानी कि अचानक गिर जाने पर आंधी तूफान आने का संभावना होता है और धीरे धीरे अगर गिरे तो वर्षा होने की संभावना होती है, वर्षा होने। अगला प्रश्न है, बैरोमीटर की रीडिंग में क्रमिक चढ़ाव किसका संकेत है? तो यहाँ पर तीनों याद रखेंगे रिलेट करके। अचानक अगर गिर जाए बैरोमीटर का रीडिंग तो क्या होगा? आंधी तूफान आने का संभावना, और धीरे धीरे अगर गिरे क्रमिक रूप से तो वर्षा होने की संभावना। और ऊपर चढ़े, बैरोमीटर का रीडिंग जो है ऊपर चढ़ता है तो क्या होता है? मौसम साफ रहने का अनुमान होता है, मौसम साफ रहने का अनुमान। अगला प्रश्न है, लालटेन में बत्ती के सहारे तेल चढ़ने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? यानी कि लालटेन में बत्ती के सहारे जो तेल ऊपर चढ़ता है वह किस क्रिया के कारण? केशिकत्व क्रिया के कारण, केशिकत्व क्रिया के कारण। अगला प्रश्न है, गेंद स्पिन करना किस सिद्धांत पर आधारित है? यानी कि बॉल जो है क्रिकेट में, जो हम लोग क्रिकेट को स्पिन कराते हैं बॉल को, वह किसके सिद्धांत पर? बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर, बर्नौली प्रमेय के सिद्धांत पर। अगला प्रश्न है, सेल्सियस और फ़ारेनहाइट पैमाना एक समान पाठ्यांक कब प्रदर्शित करता है? तो -40 डिग्री सेल्सियस पर सेल्सियस और फ़ारेनहाइट दोनों पैमाना जो होता है समान होता है। अगला प्रश्न है, एक स्वस्थ व्यक्ति का सामान्य तापमान कितना होता है? तो एक स्वस्थ व्यक्ति का औसत तापमान जो होता है, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 98.6 डिग्री फ़ारेनहाइट, और सेल्सियस में 37 डिग्री सेल्सियस, और केल्विन में 310 केल्विन। तो तीनों पैमाना पर आप लोग याद रखिएगा। अगला प्रश्न है, जल का न्यूनतम आयतन कितना डिग्री सेंटीग्रेड होता है? तो इससे पहले ये वाला प्रश्न पूछा गया था कि 0 डिग्री सेल्सियस से 10 डिग्री सेल्सियस तक जल को गर्म करने पर आयतन पर क्या प्रभाव पड़ता है? तो उसमें क्या हो गया था? आयतन धीरे धीरे घटेगा और 4 डिग्री सेल्सियस पर न्यूनतम हो जाएगा। उसके बाद क्या होता है? बढ़ता है। यहाँ पूछा गया है कि न्यूनतम कितना होता है? जल का आयतन न्यूनतम कितने डिग्री सेल्सियस पर होता है? तो -4 डिग्री सेल्सियस, सॉरी माइनस नहीं होगा, 4 डिग्री सेल्सियस हो जाएगा, डायरेक्ट 4 डिग्री सेल्सियस, प्लस में ही होगा। अगला प्रश्न है, जल का अधिकतम घनत्व कितने डिग्री सेंटीग्रेड पर होता है? तो घनत्व अधिकतम हो जाएगा 4 डिग्री सेल्सियस पर, और न्यूनतम हो जाएगा आयतन हो जाएगा अधिकतम 4 डिग्री सेल्सियस पर। अगला प्रश्न है, विद्युत ऊर्जा का यांत्रिक ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो विद्युत ऊर्जा को यांत्रिक ऊर्जा में विद्युत मोटर परिवर्तित करता है, विद्युत मोटर। अगला प्रश्न है, ध्वनि ऊर्जा को विद्युत ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? तो ध्वनि ऊर्जा से विद्युत ऊर्जा में परिवर्तन माइक्रोफोन के द्वारा किया जाता है, माइक्रोफोन के द्वारा। अगला प्रश्न, विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में कौन परिवर्तित करता है? विद्युत ऊर्जा को ध्वनि ऊर्जा में लाउड स्पीकर के द्वारा, यानी कि विद्युत से ध्वनि में बदलता है लाउड स्पीकर, और ध्वनि से विद्युत में बदलता है माइक्रोफोन। अगला प्रश्न है, दूध का घनत्व किसके द्वारा मापा जाता है? तो दूध का घनत्व जो है वह लैक्टोमीटर के द्वारा मापा जाता है, लैक्टोमीटर के द्वारा। दूध की घनत्व कहे या दूध की शुद्धता कहे, किसके द्वारा? लैक्टोमीटर के द्वारा। अगला प्रश्न है, निकट दृष्टि दोष में किस लेंस की चश्मा का प्रयोग करते हैं? यानी कि निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए कौन सा लेंस का प्रयोग किया जाता है? अवतल लेंस का, अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं। अगला प्रश्न है, दूरदृष्टि दोष में किस लेंस का प्रयोग करते हैं, यानी किस लेंस का चश्मा का उपयोग करते हैं? तो आंसर क्या हो जाएगा? उत्तल लेंस, उत्तल लेंस। यानी कि दूरदृष्टि दोष को दूर करने के लिए जो चश्मे में लेंस लगाया जाता है वह उत्तल लेंस होता है, उत्तल लेंस। और निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए चश्मे में अवतल लेंस का प्रयोग करते हैं, अवतल लेंस का। चलिए आज के क्लास का यह लास्ट प्रश्न था। चलिए अगले क्लास में अब देखेंगे मॉडल सेट जो अभी हम लोग कर रहे हैं रिवीजन, यह बहुत ही अच्छा है एग्जाम की दृष्टि से, और साइंस अगर पूछा जाता है किसी भी एग्जाम में तो उसके लिए बहुत ही अच्छा है। आप लोग रिवीजन करके देखिएगा और प्रैक्टिस सेट जो लगाते हैं उसमें देखिएगा कि इससे प्रश्न आता है कि नहीं। अभी जो बिहार पुलिस का वर्तमान में एग्जाम अभी चल रहा था, जो खत्म हो गया 28 तारीख को लास्ट उसका एग्जाम था, उसमें आप लोग जितना जो 4-5 एग्जाम हुआ है सब दिन का क्वेश्चन मिला के देख लीजिएगा कि साइंस का अगर क्वेश्चन पूछा गया है तो 1 लाइनर में SPD सामान्य विज्ञान से था कि नहीं। आप लोग रिवीजन किए होंगे अगर इससे, तो आप लोग बना दिए होंगे अच्छे से, क्योंकि रिवीजन करने के लिए ये वाला बुक जो है बहुत अच्छा है। तो आप लोग रिवीजन कीजिएगा। चलिए धन्यवाद आप सभी का।